वंस अगेन वेलकम एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत पाटीदार है और आप देख रहे हैं प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। क्या होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, क्यों यूज किए जाते हैं, क्या होता है इनका कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स एंड सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी समय गवाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। फिर से एक बार स्वागत है आपका प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम इंस्टाग्राम पर भी डेली 1 मिनट की इंफॉर्मेटिव रील्स को अपलोड करते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ब्रोंकोडायलेटर्स। दोस्तों, ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होती हैं? ब्रोंकियल चिकनी मांसपेशियों को ढीला और चौड़ा करती है, यानी ये ऐसी दवाइयां होती है जो ब्रोंकियल चिकनी मांसपेशियों को ढीला और चौड़ा करती है, यानी रिलैक्स एंड वाइडन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। चलिए, इससे क्या होता है? जिससे फेफड़ों में हवा का प्रवाह बेहतर होता है, यानी कि इंप्रूविंग द एयर फ्लो इन द लंग्स, यानी हमारे लंग्स में एयर का फ्लो जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और अल्टीमेटली ये किन किन कंडीशंस में दी जाती हैं? तो सबसे पहला है अस्थमा, दूसरा है सीओपीडी और तीसरा है ब्रोंकाइटिस। यानी इन 3 कंडीशंस में ब्रोंकोडायलेटर्स प्रेफर की जाती है, क्योंकि इन तीनों कंडीशंस में हमारे ब्रोंक्यूल्स है वह कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे एयर फ्लो जो है वह कम होता है या प्रभावित होता है और हमारे बॉडी के अंदर हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है। तो इन तीनों कंडीशंस में आप ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो ब्रोंकोडायलेटर्स होती हैं, तो इन ब्रोंकोडायलेटर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो बेसिकली 3 तरह के क्लासिफिकेशन में बांटी गई है। पहला है बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, दूसरा है एंटीकोलिनर्जिक्स जिसे हम म्यूस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, और तीसरा है मिथाइलजेंथिन्स। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रहेंगे। पहला था हमारा बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, दूसरा है एंटीकोलिनर्जिक्स जिसे हम म्यूस्कैरिनिक एगोनिस्ट या म्यूस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, और तीसरा है मिथाइलजेंथिन्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके ब्रोंकोडायलेटर्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, यानी किस तरीके से यह दवाइयां हमारे शरीर में जाकर अपनी क्रिया दिखाती है। इसके अंदर पहला है रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, यानी ये हमारी ब्रोंकियल की स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देती है। अब कैसे रिलैक्स करेगी? बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगी या फिर मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। ये क्या चीजें होती है आगे चलकर हम बात करने वाले हैं इसके बारे में और डिटेल में। अगला है जिस वजह से क्या होता है, रिड्यूसिंग एयरवे इन्फ्लामेशन एंड म्यूकस प्रोडक्शन इनडायरेक्टली। जिस वजह से हमारे जो एयरवे है उसमें इन्फ्लामेशन हुआ था उसको अल्टीमेटली रिड्यूस कर देती हैं और हमारे एयरवे के अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन को कम कर देती हैं, जिस वजह से हमारी जो एयर फ्लो है वह बेहतर हो सकती है। हिंदी में देखेंगे वायु मार्ग की सूजन और बलगम उत्पादन को अप्रत्यक्ष रूप से कम कर देती हैं। और इसके साथ में ये क्या करती है, इंक्रीजिंग साइक्लिक एएमपी यानी CAMP, या फिर डिक्रीजिंग कैल्शियम इन स्मूथ मसल सेल्स लीडिंग टू ब्रोंकोडायलेशन। हमको पता है कि अगर हमारी ब्रोंकियल मसल की सेल्स में कैल्शियम बढ़ जाएगा तो उससे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और एयर जो हमारा ब्रोंक्यूल्स है वह डायलेट होने की जगह कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो यह दवाइयां क्या करती है, CAMP को इंक्रीज कर देती है और हमारे कैल्शियम को कम कर देती है, जिस वजह से वहां पर ब्रोंकोडायलेशन की एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। चलिए हम बात करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स के क्लासिफिकेशन की। अब इस क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में देखने वाले हैं। पहला था बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, यानी कि ऐसी दवाइयां जो जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर्स ऑन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। देखो, ये जो हमारी ब्रोंकियल की स्मूथ मसल्स होती है वहां पर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है बीटा 2 रिसेप्टर्स। ये उसको स्टिमुलेट कर देती है। अब अगर बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ तो उससे CAMP, जैसे हमने देखा साइक्लिक AMP जो है वह बढ़ जाएगा और इस वजह से रिलैक्सेशन होगा और ब्रोंकोडायलेशन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी थी हमारी एंटीकोलिनर्जिक जिसे हम म्यूस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। ये कैसे काम करती है? ब्लॉक मस्कैरिनिक यानी M3 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करती है। आपसे अगर पूछा जाए कि एंटीकोलिनर्जिक्स किस तरीके से काम करती है, यह ब्लॉक करती है M3 रिसेप्टर को। कहां पर होता है M3 रिसेप्टर? ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे। तो यह भी एक रिसेप्टर पे काम करती है जिसका नाम है M3 रिसेप्टर्स, जो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन इंड्यूस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को रोकता है। देखो, हमारी बॉडी में अगर एसिटाइल कोलिन गया तो उससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो एसिटाइल कोलिन से होने वाले ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को रोकती है M3 रिसेप्टर्स पर जाकर। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि ये एंटीकोलिनर्जिक्स हैं। अब ये एंटीकोलिनर्जिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह एसिटाइल कोलिन के साथ लिंक है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक्स और एसिटाइल कोलिन का क्या रिलेशन है, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं थर्ड वन, मिथाइलजेंथिन्स की। मिथाइलजेंथिन्स क्या होती हैं? ईट इनहिबिट फॉस्फोडाइएस्टरेज PDE,
इंक्रीजिंग CAMP लेवल्स एंड ब्लॉक एडिनोसिन रिसेप्टर्स लीडिंग टू ब्रोंकोडाइलेशन। दोस्तों सबसे पहली चीज है फोस्फोडाइएस्टरेज PDE एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, हमारी जो ब्रोंकियोल्स मसल्स होती हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है। तो पहला असर दिखाता है ये PDE को इनिबिट कर देता है, जिस वजह से और जैसे ये इनिबिट होता है तो हमारी बॉडी के अंदर CAMP का लेवल बढ़ जाता है। अभी हमने देखा था CAMP साइक्लिक AMP क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रोंकोडाइलेशन करवाते हैं, मतलब हमारे काम के लिए CAMP होते हैं। तो इन CAMP का लेवल्स बढ़ाने का काम करती है मिथाइलजेंथिन्स, और क्या करती है, किसको ब्लॉक करती है, एडिनोसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, और जिस वजह से ब्रोंकोडाइलेशन देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, इन सभी को डिटेल में। तो शुरुआत करेंगे बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट से। इसमें पहला होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट जिसे हम साबा कहते हैं, और दूसरे होते हैं लॉन्ग एक्टिंग एगोनिस्ट जिसे हम लाबा कहते हैं। ठीक है, तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में भी दो होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट एक्टिंग और दूसरे होते हैं लॉन्ग एक्टिंग। अब ये शॉर्ट एक्टिंग के अंदर क्या होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग के अंदर इसके एग्जांपल्स है साल्ब्यूटामोल जिसे एल्ब्यूटेरोल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर टर्बिटैलिन। अब यह शॉर्ट एक्टिंग है, यानी बहुत कम समय में इसका असर दिखना शुरू हो जाता है, यानी 5 से 15 मिनट इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, मतलब इतनी जल्दी यह काम शुरू कर देती है। कितनी देर तक इफेक्टिव रहती है, ड्यूरेशन इसका 4 to 6 आवर्स। अब कहाँ कहाँ यूज हो रही है, एक्यूट अस्थमा अटैक्स। अब दोस्तों एक्यूट कंडीशंस क्या होती हैं, एक्यूट कंडीशंस वो कंडीशंस होती है जो सडनली अराइज हो। तो सडनली अराइज अगर हो रही है तो हमको शॉर्ट एक्टिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट करती है। अब अगला है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग के एग्जांपल्स है साल्मेट्रोल और फॉर्मेटेरोल। ठीक है, याद रखना लॉन्ग एक्टिंग के एग्जांपल्स है साल्मेट्रोल और फॉर्मेटेरोल। क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है तो इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वह भी थोड़ा सा स्लो रहेगा। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन रहेगा 15 से 30 मिनट का, और इसका ड्यूरेशन रहेगा 12 से 24 घंटे, यानी यह लंबे समय तक काम कर सकती हैं। दोस्तों इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, मेंटेनेंस थेरेपी इन अस्थमा COPD, नॉट फॉर एक्यूट अटैक्स। देखा हमने कि एक्यूट अटैक्स में हमने शॉर्ट एक्टिंग प्रेफर किया था, वहीं इसके मेंटेनेंस की थेरेपी में हम कौन सा देंगे, लॉन्ग एक्टिंग देंगे। तो याद रखना साल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती हैं जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज्यादा होता है और ऑनसेट जो है वह भी लेट होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होती है। तो COPD के रख रखाव के लिए, ओनली मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं, और किसी भी एक्यूट कंडीशन में आप लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट को नहीं दे सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स की। दोस्तों इसके अंदर भी दो हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स और दूसरी होती है लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स, लामा। ठीक है, अब इसके अंदर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इट ब्लॉक मस्केरेनिक M3 रिसेप्टर्स इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स प्रिवेंटिंग एसिटाइलकोलिन इंड्यूस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हम देख चुके हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हम पढ़ चुके हैं, ये M3 रिसेप्टर्स को जाकर ब्लॉक कर देता है। सिंपल सी बात, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पढ़ाएंगे। अब ये शॉर्ट एक्टिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इसका सबसे फेवरेट होता है। तो शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स का एग्जांपल क्या रहेगा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इसके ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होते हैं, 15 to 30 मिनट्स, और ड्यूरेशन रहेगा 4 to 6 आवर्स। अब इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है दोस्तों, COPD और एक्यूट अस्थमा में कंबाइंड विद साबा। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के अंदर हमने देखा था उनके साथ कंबाइंड में दी जाती हैं, और कहां पर दिया जाता है इसको, COPD के अंदर। चलो अब दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग, इसके अंदर इसके एग्जांपल है टायट्रोपियम और एक्लिडीनियम। अब ये जो दोनों ड्रग्स होती हैं यह लॉन्ग एक्टिंग में आती हैं, और इसका ऑनसेट 30 मिनट्स का होता है और उसका ड्यूरेशन 24 घंटे का होता है, इसीलिए ये लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, और कहाँ दी जाती है, मेंटेनेंस थेरेपी इन COPD। याद रखना ट्रीटमेंट में नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस में दी जाती है। अब अगली हम बात कर लेते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स में मिथाइलजेंथिन्स, जो कि हमारी थर्ड और लास्ट कैटेगरीज थी। मिथाइलजेंथिन्स के अंदर दोस्तों इसका मैकेनिज्म है, इट इनिबिट फॉस्फोडाइएस्टरेज PDE एंजाइम को यह इनिबिट करता है, जिससे CAMP के लेवल्स बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ ये किसको ब्लॉक कर देता है, एडिनोसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, और इस वजह से हमको देखने को मिलता है ब्रोंकोडाइलेशन। दोस्तों अब इसके अंदर एग्जांपल्स हैं थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन। आपने देखा होगा सांस वाले पेशेंट्स को अक्सर मेडिकल ऑफिसर्स थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, डेरिफाइलिन जो देते हैं, तो यह होती है मिथाइलजेंथिन्स। तो इसका यूज कहाँ होता है, मेंटेनेंस थेरेपी इन COPD या फिर अस्थमा। अगर कोई अस्थमा या COPD वाला पेशेंट है तो उसके लिए मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में दी जाती है मिथाइलजेंथिन्स। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट्स में शामिल है नोजिया, एरिथमियाज, सीजर्स, ये सारी चीजें इसके हाई लेवल्स होने पर हमको देखने को मिलती हैं। अब इसी में हम आगे की तरफ बात करते हैं मिथाइलजेंथिन्स के अलावा। फिर अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में शामिल है
एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देंगे आप इस ड्रग को? इनहेलेशन से दे सकते हैं, एमडीआई मीटर डोज इनहेलर्स, आजकल एडवांस फॉर्म के इनहेलर्स आने लग गए हैं जिसके अंदर आपको डोज का पता लग जाता है, तो उनको हम बोलते हैं एमडीआई। या फिर ये ड्राई पाउडर इनहेलर्स के रूप में भी दी जा सकती हैं या नेबुलाइजर्स के रूप में दे सकते हैं। ये इनहेलेशन का रूट हो गया। ओरली भी दी जाती हैं, थियोफाइलिन की गोलियां मिल जाती हैं, आईवी दे सकते हैं एमिनोफाइलिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो। और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन की। तो ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? अगर आप इनहेलेशन से देते हैं तो ये बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है, और यदि आप सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन चाहते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगा, जिस वजह से साइड इफेक्ट्स भी हमको कम देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मेटाबॉलिज्म की। तो इसके मेटाबॉलिज्म में सबसे पहला है लीवर। भैया जो हमारा लीवर है, थियोफाइलिन लीवर में ही मेटाबोलाइज होता है। अधिकतर आपने ड्रग्स पढ़ी होगी, उन सभी का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। अगला है एक्सक्रीशन, तो ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर इंडिकेशंस, कब कब आपको ब्रोंकोडायलेटर्स देना है, तो आप देखेंगे अस्थमा में एक्यूट या क्रोनिक कंडीशन हुई, सीओपीडी में आप दे सकते हैं, ब्रोंकाइटिस में दे सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म, यानी एक्सरसाइज की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म आए हो तब भी आप ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं। अब ब्रोंकोडायलेटर्स के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके साइड इफेक्ट्स में बीटा 2 एगोनिस्ट के अलग होंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स के अलग होंगे और मिथाइलजिंथिन्स के अलग होंगे। तो फर्स्ट वाले के हम देखेंगे, ट्रेमर्स आ सकते हैं, पाल्पिटेशन, हेडेक्स या फिर हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। वहीं एंटीकोलिनर्जिक्स में हम देखेंगे ड्राई माउथ, ब्लड विजन या फिर ग्लूकोमा की रिस्क बढ़ सकती है। और मिथाइलजिंथिन्स के साइड इफेक्ट्स में हमको देखने को मिलेगा जीआई अपसेट, टेकिकार्डिया, सीजर्स और भी दूसरी कुछ एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आपको पेशेंट को ठीक से बताना है कि इनहेलर किस तरीके से लिया जाए, कैसे उसको उसके मीटर को सेट करें, कैसे उसके डोज को लें। दूसरा है मॉनिटर करना है आपको, उसकी रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना आ रहा है और हार्ट रेट कितनी आ रही है, क्योंकि इसमें टेकिकार्डिया की रिस्क भी होती है। और थियोफाइलिन के लेवल्स को आपको देखना है, इसकी थेरेप्यूटिक रेंज आपको पता होनी चाहिए 5 to 15 माइक्रो mcg पर ml, ठीक है, तो याद रखना। अगला है पेशेंट एजुकेशन में क्या देंगे आप? साबा को आप दे रहे हो तो वह सिर्फ बचाने के लिए होना चाहिए, यानी आपको इमरजेंसी सिचुएशन में शॉर्ट एक्टिंग के लिए ही जाना चाहिए, और इसको डेली यूज के लिए नहीं। डेली यूज के लिए आप लॉन्ग एक्टिंग पे प्रेफर करते हैं। दूसरा है रिंस माउथ आफ्टर एंटीकोलिनर्जिक इनहेलर्स टू प्रिवेंट ड्राई माउथ, ठीक है, क्योंकि हम अगर एंटीकोलिनर्जिक दे रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ, तो उसके बाद में आपको रिंस करना है या फिर माउथ आपको हाइड्रेटेड रखना है पेशेंट का। उसके बाद में रिपोर्ट पाल्पिटेशंस और ट्रेमर्स, यदि उसको पाल्पिटेशन या ट्रेमर हो रहे हैं तो आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स, यानी एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला है रेस्क्यू ड्रग फॉर अस्थमा, अस्थमा में बचाने के लिए कौन सी ड्रग होती है? तो आप याद रखेंगे साल्ब्यूटामोल, जो कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट थी, ठीक है। तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के अंदर हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं? साल्ब्यूटामोल। अब अगला है लॉन्ग एक्टिंग फॉर सीओपीडी, अगर सीओपीडी में देखेंगे उसके मेंटेनेंस के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे आप? टायोट्रोपियम। अगला है नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, किसका होता है सबसे नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स? तो आप याद रखना है थियोफाइलिन। और लास्ट है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ साबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? ट्रेमर्स यानी कपकपी। अगला है इसके प्रेफर्ड रूट कौन से होते हैं? सबसे बढ़िया होता है इनहेलेशन, यानी जिसे हम इनहेलर्स कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, ये है हमारा यूट्यूब चैनल, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और शॉर्ट वीडियोस के लिए और रील्स के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें, और प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे हेल्दी, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल।